अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जैविक खेती पर जानकारी भाग 4। बासमती धान की उन्नतशील प्रजातियों पर जानकारी। किसान भाइयों, पिछले अंश के माध्यम से जैविक कृषि के लाभ तथा उसके अंतर्गत लिए जाने वाले उत्पादों, क्षेत्र विशेष की स्थिति, जैविक और अजैविक खेती में अंतर और जैविक उत्पादन हेतु बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आप इससे प्रभावित होकर जैविक खेती की योजना बनाने जा रहे हैं तो प्रमाणीकरण हेतु जैविक खेती से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में समुचित जानकारी आवश्यक है, जिस पर आधारित है आज के कार्यक्रम का ये अंश। यदि आप अपने फार्म का उपयोग बहुउद्देश्य उत्पाद या क्रियाकलाप के लिए कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से स्पष्ट अलग अलग क्षेत्र एवं मार्ग होना चाहिए, जिससे कि सभी अवस्थाओं पर एक दूसरे से मिलावट या किसी प्रकार की गलती की संभावना न हो। इस उद्देश्य हेतु जो भी आवश्यक लिखित दस्तावेज एवं अभिलेख जिसे पूर्ण करना जरूरी होता है, तीसरी पार्टी के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु खेत की पिछले वर्षों की जानकारी, प्राकृतिक संसाधन एवं उसकी गुणवत्ता तथा प्रतिदिन किए गए कार्यों का लेखा जोखा रिकॉर्ड भी रखना है। और वार्षिक उत्पादन योजना के साथ साथ विस्तृत खेत की योजना तथा उस क्षेत्र में उपयोग की संभावित कृषि लागत सामग्री के बारे में रिकॉर्ड रखना जरूरी है। भंडारण एवं यातायात जहां तक संभव हो जैविक उत्पाद के लिए अलग से भंडार गृह होना चाहिए। यदि भंडार गृह में अजैविक उत्पाद हो तो वहां पर जैविक उत्पादों को सुरक्षित एवं अलग रहना चाहिए, जिससे उसकी पूर्णतः अलग पहचान बनी रहे। यदि बड़ी मात्रा में भंडारण करना हो तो अजैविक तथा जैविक अलग अलग करने के साथ ही लेबल लगाना चाहिए। भंडार गृह, यातायात कंटेनर पूरी तरह सील एवं साफ सुथरा होना चाहिए। प्रत्येक जैविक उत्पाद का अलग लेबल होना चाहिए। यदि बताए गए नियम एवं मापदंडों इन विभिन्न कार्यों एवं उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो आप अपने क्षेत्र की एजेंसी से संपर्क करके व्यक्तिगत अथवा समूह के सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाणीकरण करा सकते हैं। जीसीसी के अंतर्गत छोटे एवं मझोले किसान प्रमाणीकरण करा सकते हैं जो अधिक शुल्क देने में समर्थ नहीं होते हैं। वे NPOF के अंतर्गत आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण विधि या IQS के तहत अपने कृषि फार्म का विस्तृत ब्यौरा देकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। यदि एक बार एजेंसी को आवेदन में प्राप्ति हो जाती है तो प्रमाणीकरण हेतु कौन कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी, इस बात की जानकारी आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्राप्त होगी। आपके आवेदन पत्र की जांच होने पर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उत्पादक के लिए आने वाली लागत खर्च जैसे प्रयोगशाला एवं प्रमाणीकरण शुल्क तथा निरीक्षण, यातायात एवं रिपोर्टर इत्यादि पर आने वाले खर्च का ब्यौरा दिया जाता है। उत्पादक समूह और एजेंसी अथवा सर्विस प्रोवाइडर के बीच हस्ताक्षरित एग्रीमेंट। उत्पादक या उत्पादक समूह को फसल एवं फसल चक्र तथा उत्पादन प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा एजेंसी अथवा सर्विस प्रोवाइडर को देना होता है। अनुमानित खर्च का 50% अग्रिम भुगतान उत्पादक किसान एवं उत्पादक समूह द्वारा किया जाता है।
प्रमाणीकरण संस्था द्वारा व्यक्तिगत उत्पादक के लिए तथा उत्पादक समूह के लिए IQS द्वारा खेत का भ्रमण एवं निरीक्षण करना। उसके उपरांत एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उत्पादक किसान या उत्पादक समूह का रिपोर्ट जमा किया जाता है या उत्पादक समूह को फाइनल भुगतान एवं ग्रांट एवं उत्पादक किसान को प्रमाणीकरण चिन्ह के साथ स्टाफ जारी किया जाना। जैविक खेती की तकनीक। यदि आप सोच रहे हैं कि जैविक खेती पूरी तरह से परंपरागत रासायनिक आधारित खेती से अलग है, तब आपके लिए अचंभित करने वाली बात यह है कि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक दवाओं को छोड़कर दोनों में अधिकतर कार्य समान है। अतः वह क्या है, वह खुद ही देखें। इसमें वाटरशेड आधारित विकसित मृदा व जल संरक्षण कार्यों के लिए हमारे 2 प्राकृतिक संसाधन मृदा एवं जल का प्रभावी संरक्षण जैसे कंटूर बांध, चौड़ा बांध, ग्रिडेड बांध, वनस्पतिक बैरियर, आंतरिक बांध संरचना तथा जल निकास नाली की व्यवस्था करना चाहिए। प्रभावी फसलों का चयन जैसे सोल, क्रमबद्ध, मिलवा, अंतराशस्य, बहुफसल पद्धति के अंतर्गत उस क्षेत्र की फसलों को कृषि परिस्थिति के अनुसार अपनाना चाहिए तथा दलहनी फसलों पर विशेष जोर देना चाहिए। इस खेती में फसल की विभिन्न अवस्थाओं पर कम लागत वाली पद्धति अपनानी चाहिए, जैसे कि रोग एवं कीट मुक्त बीज व पौध का चयन, जैसा कि संगठित रूप से जैविक खेती के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं से कृषि निवेशकों एवं वस्तुओं की प्राप्ति करना तथा उपयुक्त फसल किस्म का चयन, समय से बुआई एवं रोपाई, खेत का भूरेखांकन तथा बुआई एवं खेत में उपयोग होने वाले सही यंत्रों का प्रयोग, जिससे कि अधिकतम पौध संख्या मिल सके। साथ ही साथ मल्चिंग एवं अंतरा सस्य खेती भी करनी चाहिए। वैज्ञानिक जल प्रबंधन के साथ सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर जोर एवं सही समय पर उचित फसल अवस्था पर सिंचाई जल का प्रयोग एवं अन्य सस्य क्रियाओं के साथ सिंचाई का सामंजस्य, जिससे अत्यधिक और अंधाधुंध जल की बर्बादी रोकी जा सके। उसके लिए जल स्रोतों का सही एवं समुचित जल प्रयोग हेतु पक्का निर्माण, अनुशंसित फसल कटाई एवं कटाई उपरांत प्रबंधनों और प्रोसेसिंग तकनीक अपनाना, विकसित भंडारण प्रक्रिया, जिससे कि उत्पादन का अधिक से अधिक मूल्य की प्राप्ति हो। वास्तव में क्या जैविक खेती आज की परंपरागत खेती, जिससे रासायनिक आधारित उर्वरकों एवं कीट एवं रोगनाशकों का ज्यादा प्रकोप होता है, उससे अलग है? क्या यह मिश्रित खेती का अप्रोच इत्यादि जैसे फसल, पशुधन तथा आपका ध्यान फसल के साथ साथ पशुपालन, कृषि, बागवानी, सिल्वी पास्चर देना होगा, जो कि जैविक खेती के लिए एक दूसरे पर आधारित है। वह कौन है जो मित्रवत रासायनिक आधारित खेती कर रहा है? तो वो आप ही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि जिसके कारण यह खतरनाक तरीके से हर खेती में स्थान बनाया है। क्या है जैविक कृषि में लगने वाले लागत, निवेश एवं वस्तुएं? आइए अब देखते हैं। जैविक कृषि में मृदा का स्वास्थ्य, जीवाश्म की उपलब्धता तथा इसके बहुक्रियाकलाप कर फसल की उपज को स्थिर बनाए रख सकते हैं। तो वह बहुक्रियाकलाप क्या है? आइए देखें। विभिन्न फसलों को अपनाना, कृषि परिस्थिति की फसल चक्र के अनुसार फसलों का चुनाव तथा एक ही स्थान में विभिन्न फसलों की खेती करना, कृषि संबंधित उत्पादों एवं सह उत्पादों का संरक्षण जैविक कृषि का एक मुख्य बिंदु है। जैसे सह उत्पाद तथा उससे संबंधित बेकार वस्तुओं में पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत होती है, जिसको विभिन्न कंपोस्टिंग तकनीक से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इंडोर विधि, नाडेप बायो खाद, वर्मी कंपोस्ट, साथ ही साथ कॉपेट या पिट बायोगैस के साथ उपयोग कर इसकी गुणवत्ता में और वृद्धि की जा सकती है तथा बायोगैस सैलरी की रिसाइकलिंग तथा उसके साथ दूसरे जैविक स्रोत, तिलहनी केक, हरी खाद, जैविक उर्वरक, द्रव्य खाद के साथ उपयोग कर पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाई जा सकती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु बायो फर्टिलाइजर जैसे राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग तथा फॉस्फेट घुलनशील हेतु फास्फोरस बैक्टीरिया, सूडोमोनास, बैसिलस स्पेसीज का प्रयोग करने से नाइट्रोजन तथा फॉस्फेट में वृद्धि होती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान की सुगंधित प्रजातियों के अंतर्गत अगर आप बासमती धान की खेती करना चाहते हैं तो आपको बासमती धान की उन्नत प्रजातियों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बासमती की उन्नत प्रजातियों की खेती करके आप अच्छी उपज और आय प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जानकारी के लिए आपसे हम मिलवाएंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश शर्मा से। आज हम बासमती धान की खेती के लिए कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बासमती की खेती पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और विदेशी मुद्रा हमने काफ़ी ज़्यादा अर्जित की है। जो किसान भाई बासमती धान की खेती करना चाहते हैं, उनको प्रजाति का चयन करने से पहले हर प्रजाति के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। बासमती धान की कुल 21 वैरायटी इस समय हैं, लेकिन जो प्रमुखता से बासमती धान की जो प्रजातियां किसान भाई ले रहे हैं, उनमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6 प्रमुख प्रजातियां हैं। पूसा बासमती 1121 हमारे देश से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। इस वैरायटी का चावल दुनिया का सबसे लंबा चावल है, जिसकी विदेशों में काफ़ी मांग है। पूसा बासमती 1121 140 दिन आपको बीज बोने से काटने तक कुल समय 140 दिन का लेती है। इस वैरायटी का दाना लंबा है। यदि किसान भाई पूसा बासमती 1121 की खेती करना चाहते हैं तो इसकी बिजाई 15 जून के बाद करें और 20 से 25 दिन की पौध खेत में लगाएं। इस प्रजाति का औसत उत्पादन 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन किसान भाई अच्छी तकनीक का प्रयोग करके इसकी उपज 60 क्विंटल तक एक हेक्टेयर में ले सकते हैं। पिछले वर्ष बासमती धान की एक नई प्रजाति पूसा बासमती 1509 रिलीज़ की गई है। ये वैरायटी बहुत अच्छी है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से रिलीज़ की गई है। इस वैरायटी की खासियत है कि ये बासमती होते हुए मात्र 110 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। जैसे 1121 में जो कुछ कमियां किसानों को नज़र आती थीं, जैसे वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन 1509 कम बढ़ती है और उसका दाना भी 1121 की तरह ही लंबा है, सुगंधित है, पकने के बाद बहुत अच्छा इसका चावल भी बनता है और इसकी मांग भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है। जो किसान भाई कम समय में 1509 का चयन कर सकते हैं। इसकी खेती यदि आप कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। 1509 को कोशिश कीजिए 15 जुलाई के बाद इसको लगाएं खेत में, जिससे कि बासमती की क्वालिटी ख़राब ना हो और अच्छी गुणवत्ता का चावल हम पैदा कर सकें। पूसा बासमती 1509 का औसत उत्पादन 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन किसान भाई अच्छी गुणवत्ता से और नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए इसको 65 से 70 क्विंटल एक हेक्टेयर में ले सकते हैं। इस वैरायटी का बाज़ार में ठीक रेट मिल रहा है और आप इसका चयन कर सकते हैं। पूसा बासमती 1, जिसे कि अलग अलग क्षेत्रों में तूड़ा बासमती, मुच्छड़ बासमती आदि नामों से भी जाना जाता है, वो भी बहुत अच्छी किस्म है। यह भी पूसा नई दिल्ली से विकसित की हुई थोड़ी पुरानी वैरायटी है, लेकिन आज भी इसके चावल को खाने वालों की कोई कमी नहीं है। अमेरिकी देशों में इस वैरायटी की काफ़ी मांग है, क्योंकि इसमें खुशबू, सुगंध, जो कि बासमती की एक विशेष पहचान है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। किसान भाइयों के लिए ये वैरायटी काफ़ी मुफीद है। देखा गया है जिन खेतों में जंगली सूअर की समस्या होती है, वहाँ भी इस वैरायटी में नुकसान दूसरी वैरायटियों की तुलना में काफ़ी कम होता है। इस वैरायटी की औसत उपज
45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन इस प्रजाति की भी किसान भाई अच्छी तकनीक से यदि खेती करते हैं तो वो 70 से 75 क्विंटल तक भी ले सकते हैं। पूसा बासमती 6, जिसे हम 1401 के नाम से भी जानते हैं, ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी विकसित की गई है। पूसा बासमती 1 के गुणों जैसी इस वैरायटी के चावल की गुणवत्ता है और इसकी उपज पूसा बासमती 1 से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यह वैरायटी करीब 8 दिन ज़्यादा लेती है, लगभग 145 से 150 दिन पकने में लेती है। अतः यदि आप इस प्रजाति का चयन कर रहे हैं तो इसकी बिजाई जून के पहले हफ्ते में कर दें, जिससे समय पर आप इसको काट कर अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। बासमती की इन सभी प्रजातियों का आधारीय बीज बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान BEDF मोदीपुरम मेरठ में उपलब्ध है, जहां से आप अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त करके इसकी खेती कर सकते हैं। ये सभी वैरायटी एक्सपोर्ट पोटेंशियल हैं, एक्सपोर्ट में काफ़ी जाती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मार्केटिंग की समस्या नहीं है। बासमती की कोई भी प्रजाति पूरे 6 राज्य, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रजाति की खेती की जा सकती है। आगे और भी है बहुत कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या जब प्यार। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मछली पालन की बात अगर की जाए तो ये एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है पुराने तालाब प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना, जिससे हमें भविष्य में मछली तालाब से अधिक मछली उत्पादन मिल सके। और इसीलिए नए तालाब निर्माण के समय कौन कौन से प्रबंधन कार्य किए जाएं, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ मुकेश सारंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये समय जून का महीना चल रहा है। ये महीना हमारे मत्स्य पालक भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। यूँ कह लें कि अपने मत्स्य वर्ष जो हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है, उसके लिए मत्स्य बीज संचय करने से पूर्व अपने तालाबों की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए बेहतर है
कि हम अपने तालाब को जो है जो पानी है उसका सारा सुखा करके उसको हम 15 दिन के लिए धूप में छोड़ दें, ताकि मिट्टी जो है वो पूरी तरह से सूख जाए और उसमें दरारें पड़ जाएं। फिर यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो, तो उन दरारों को निकाल करके किसी खेत में डाल दें, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और अपने तालाब भी हमारा सुरक्षित हो जाएगा। फिर उसके बाद उस तालाब को जो है 5 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर उसको जोत दें। जोतने के साथ ही उसमें 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना और 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सिंगल सुपर फॉस्फेट, 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटाश और 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का उपयोग करना चाहिए। साथ ही इसके हम 2 से 250 ग्राम लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना करके उस तालाब में डाल देंगे और उसके बाद उसमें आधा मीटर तक पानी भर देंगे। पानी भरने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आप ये देखेंगे कि उस तालाब का पानी एकदम गाढ़ा हरा हो गया है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके तालाब में पर्याप्त मात्रा में प्लवकों का जो है उत्पादन हो गया है। प्लवक इन्हें हम प्लैंकटन भी कहते हैं और यही मछलियों के प्राकृतिक आहार हैं। इन्हें खाकर ही मछलियाँ हमारी प्राकृतिक रूप से बढ़ती हैं, इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो उसमें पानी को बढ़ा करके 1 मीटर तक कर देना चाहिए। फिर अब उसके बाद आता है हमारा, जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होगा, सबसे पहले तो आप जिस जनपद में हैं उस जनपद में आप अपने विभागीय अधिकारी से संपर्क कर लें, उनसे जानकारी कर लें। यदि आपके जनपद में मत्स्य हैचरी है तो आपसे निर्देश अनुरोध है कि आप उस मत्स्य हैचरी, विभागीय हैचरी से ही अपना बच्चा खरीदें, ताकि जो बच्चा आपको मिलेगा वो प्रमाणित होगा और उसमें किसी भी तरह की मिलावट की संभावना नहीं रहेगी। तो 1 हेक्टेयर तालाब में 10,000 स्क्वायर मीटर की जो है ज़मीन होती है, एरिया होता है, उसका क्षेत्रफल होता है और एक मछली को बढ़ने के लिए 1 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल की ज़रूरत होती है। उस प्रकार से 10,000 स्क्वायर मीटर के लिए हमारे 10,000 मत्स्य बीज उसमें संचित किया जाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित होता है। तो इस प्रकार से हमारे 1 हेक्टेयर के तालाब में 10,000 मत्स्य बीज, 1 एकड़ के तालाब में 4,000 मत्स्य बीज, इसी संख्या में हमें अपने तालाब का क्षेत्रफल का आकलन करके मत्स्य बीज का संचय करना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि और मत्स्य बीज के आकार भी निर्भर करता है। जब मत्स्य बीज का आकार आपका 2.5 से 3 इंच का हो तो 1 हेक्टेयर तालाब में 10,000 का मत्स्य बीज संचित करना चाहिए। यदि मत्स्य बीज का आकार उससे कम है तो आप उतने ही मात्रा में उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप तालाबों में हमारे विभागीय बच्चे को संचित करते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद आपके तालाब में जितना भी प्लवक यानी कि प्लैंकटन है, जिन्हें हम अपना प्राकृतिक आहार कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे उस पर फीडिंग करके खा के उसको ख़त्म कर देते हैं। अब उसके बाद खाने की कमी हो जाती है। तो बच्चों के बढ़ोतरी पे किसी भी प्रकार का कोई कुपोषण या कुप्रभाव ना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम उन बच्चों को पूरक आहार सप्लाई करें, उनके पूरक आहार से उनके आहार की आपूर्ति करें। इसके लिए हमारे घर में जो सरसों की खली होती है और धान का कना होता है, ये लगभग सभी मत्स्य पालक भाइयों के घर में पाया जाता है। इसी को आप जितना आपने बच्चा संचित किया है उसकी मात्रा का 3 से 4% आप उसको जो है आगणन कर लें और उतने में बराबर मात्रा में आप जो है सरसों की खली और धान का कना मिला करके आप उसका तालाब के पानी से गोला बना के जगह जगह पर रख दें, ताकि मछलियों को जब भी भूख लगे तो वो आकर के वहाँ से अपना आहार प्राप्त करें और उनकी अपनी जो प्राकृतिक बढ़ोतरी है वो होती रहे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन सेवा माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, कम से कम डीजल में, कम से कम ट्रैक्टर में नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम निकाल सकें, इसके बारे में मैं अब जो मेरे अपने अनुभव हैं मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला है, जो हमारा ड्राइवर है, वो इतना दक्ष होना चाहिए, उसे इतना अनुभव होना चाहिए ट्रैक्टर चलाने का। ट्रैक्टर से तरह तरह की कई बार आवाज़ आने लगती है तो वो उसे समझे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। और जो भी हम यंत्र उसमें उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे रोटावेटर हो, चाहे सीडल हो, कल्टीवेटर हो, उनका जो खिंचाई की क्षमता है उस ट्रैक्टर के हॉर्स पावर से कम होना चाहिए। यानी कि जो हम जैसे थ्रेसर हम 25 हॉर्स पावर का चला रहे हैं तो ट्रैक्टर कम से कम 30 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर का हो। यदि हमने 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में 35 हॉर्स पावर का थ्रेसर यूज कर दिया, उपयोग कर दिया, तो बल ज़्यादा लगेगा, ट्रैक्टर में डीजल का खर्च बढ़ेगा, ट्रैक्टर में घर्षण ज़्यादा होगा और उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। जो हम कार्य करना चाह रहे हैं वो कम होगा। ट्रैक्टर में हमेशा सेल्फ स्टार्ट हो,
कई बार क्या होता है बैटरी ख़राब रहती है या जो स्टार्टर मोटर है जिसे हम सेल्फ कहते हैं, यदि वो ख़राब है तो हमें धक्का की स्थिति बनती है। उस स्थिति में फिर हमें ट्रैक्टर को चालू करके रखना पड़ता है, जिससे भी हम कम से कम 5 से 10% डीजल की बचत कर सकते हैं। ट्रैक्टर में हम देखते हैं कई जगह ग्रीस देने के लिए ग्रीस पॉइंट दिए होते हैं, तो इनमें हम समय समय पर ग्रीसिंग करें। जहाँ ऑयल देने की आवश्यकता है वहाँ पर ऑयल देंगे, तो वो जो पार्ट हमारे हैं ट्रैक्टर के, एक तो वो कम घिसेंगे, दूसरा उसमें जब हम ऑयल देंगे तो उसमें आसानी से चलेंगे, तो डीजल में भी हमारी बचत होगी। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे एयर फिल्टर की। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कितने दिन में एयर फिल्टर को साफ़ कर रहे हैं, एयर फिल्टर साफ़ है कि नहीं है। दूसरा एक और उस पर बिंदु ये आता है कि यदि मान लो धुआं ज़्यादा दे रहा है साइलेंसर में से, तो हमें समझना चाहिए कि ब्लॉकेज है उसमें कहीं ना कहीं, या तो हमारा जो डीजल है उसमें कुछ मिक्सिंग है, केरोसिन उसमें हो सकता है। तो जैसे भी हमें समझ में आता है कि इससे काला धुआं निकल रहा है, तुरंत एयर फिल्टर देखें, डीजल को देखें, उसके कारण पे हम जाएं और कारण को ठीक करने का प्रयास करें। किसान भाइयों, जैसे अभी मैंने बाहरी लुब्रिकेंट की बात की थी कि बाहर जो हम स्नेक ग्रीस देते हैं या जहाँ ऑयल के बिंदु वहाँ ऑयल देते हैं, इसी तरह से ट्रैक्टर के अंदर भी लुब्रिकेशन होता है। जैसे हम ऑयल देते हैं तो ऑयल कब बदलना है ये भी निश्चित है, इसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और यदि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से हमारी डीजल की खपत बढ़ेगी और अंततः हमारी लागत बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, मैंने छोटे छोटे बिंदुओं पर आपके सामने अपनी जो हमारा जो अनुभव है वो रखा है। यदि हम इन सब बातों के ऊपर विचार करेंगे तो हमारी ट्रैक्टर चलाने की लागत कम आएगी, डीजल का खर्च कम आएगा, जिससे हमें लाभ अच्छा होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक खेती पर जानकारी भाग 5। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और उसके सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर संपर्क कर सकते हैं शाम 5 से 7 बजे के बीच। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।